द न्यू लिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं पटना में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण का चुनाव 7 नवंबर को संपन्न होना है। इस चरण में सबसे ज़्यादा सीमांचल की सीटें हैं और ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। हमारे साथ दो ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, जो मुस्लिम सियासत है उसके पीछे उसकी फ़िलॉसफी क्या है, क्या वो चीज़ें उठाई जा रही हैं, क्या उसको लेके जो लोगों के मन में पूर्वाग्रह और दुराग्रह हैं वो उसको लेकर के कैसे उसको देखा जाए, कैसे उसको समझा जाए, इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं गालिब खान जी जो चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं सरफराज जो PUCL के बिहार के महासचिव हैं। हम इन दोनों से ये जानने समझने की कोशिश। गालिब साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सीमांचल के इलाके हैं एक बहुत कहें कि अजीब सा एक माहौल है जिसमें अब तक मुसलमान जो सेकुलर पार्टीज़ को वोट किया करते थे, अब ये क्या उसमें एक चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि वो बदलाव आ रहा है या आ भी रहा है तो किसके फेवर में आ रहा है, मैं ये नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर बिहार में हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, विशेषकर मुसलमानों की बात करें, तो उनके सामने जो 3-4 बहुत ही अहम मुद्दे हैं। पहला कि वो एक कौम है, एक कम्युनिटी है, और वो कम्युनिटी आज खुद को क्या बोलते हैं असुरक्षित महसूस करती है या असुरक्षा बोध है, इनसिक्योरिटी है, और वो इनसिक्योरिटी उसको सिस्टम से है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि क्या बोलते हैं कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के सवाल पर कुछ ऐसे पार्टियों की मदद कर देगा या वोट दे देगा जो बहुत ही टेस्टेड नहीं हैं या जो बहुत ही क्या बोलते हैं अनर्गल किस्म की बातें इशू उठाते हैं। दूसरा एजेंडा है कि इशूज़ है, अगर मुसलमानों ही की बात हम करें तो एक बड़े तबके में मुसलमान नौजवान जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं। तो अभी जो बिहार में चुनाव का जो नैरेटिव बदला है कि 10 लाख सरकारी मुलाजमत ग्रेट अलायंस ने वादा किया है, जो मुझे भी लगता है ज़ाती तौर पर भी कि वो मुमकिन है, दिया जा सकता है, और ग्रेट अलायंस ने भी उसका ब्रेकअप दिया है। तो बेकारी चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, तो ये जो बदला हुआ नैरेटिव बिहार का है। तो बिहार का चुनाव अगर देखिए तो इकोनॉमिक इशू पर हो रहा है, जो NDA या BJP के कॉमनल इशूज होते थे, एजेंडे होते थे, उस पर नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट भी क्या बोलते हैं किसी दूसरी तरफ जाएंगे। नहीं, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि बिहार में अब एक मुसलमानों की नुमाइंदगी का सवाल उठ रहा है कि मुसलमानों को अपनी ताकत का एहसास करना चाहिए। जैसे AIMIM जैसी पार्टियां, या आप देख रहे हैं कि SDPI पप्पू यादव के तहत लगभग जितने सेकुलर पार्टी के बरक्स एक मुस्लिम कैंडिडेट ये खड़ा किया गया, और ये बात कही जा रही है कि अब तक सेकुलर पार्टीज ने ठगा है और इसलिए अब उनका एक अलग उनकी सियासत होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अलग सियासत होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट पर भी देखिए तो देखिए ग्रेट अलायंस ने जो टिकट दिया, राजद ने दिया कि नहीं दिया, लेफ्ट में ने दिया कि नहीं दिया, उसके तनासुब में, उसके तुलना में, उसके एप्रोप्रिएट का बोलते हैं पप्पू यादव ने कितना दिया। और पप्पू यादव बहुत ही एक क्रेडेंशियल फेस उनका नहीं है, अव्वल। दूसरा MIM कर सकते हैं, तो MIM भी क्या बोलते हैं कुछ ऐसे जुमले उछाल करके, कुछ ऐसे सवाल कोई कर करके वो बिहार की सियासत में एक अपनी जमात नहीं बनाने वाले हैं। अब कह सकते हैं कि किशनगंज में वो जीत गए, क्या बोलते हैं वहाँ की जो लोकल सियासत थी, कांग्रेस की जो अपनी सियासत थी। अगर इस बार मुझे नहीं लगता है क्या बोलते हैं कि ये जो सवाल आपका है कि एक मुस्लिम
वोटर का एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, वो नहीं होने वाला है। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम सरफराज जी से जानना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है धारा 370 राम मंदिर का तो मुद्दा उठाने, एक जो लगातार मुसलमानों के बारे में अभियान चला रहते हैं कि ये जहाँ रहते हैं चैन से नहीं रहते, और जो भारतीय समाज है मुसलमान इसके साथ एडजस्ट नहीं करता। तो इसको एक एज एक मानवाधिकार मतलब कार्यकर्ता होने की वजह से भी, और एक मतलब एक अल्पसंख्यक एक मुस्लिम माइंड इसको किस तरह से देखता है? मानवाधिकार के तौर पर देखा जाए तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है। बिहार में किशनगंज एक ऐसे ज़िला है जहाँ 68% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन कभी भी वहाँ कोई दंगा होते हुए हमने नहीं सुना है, रिसेंट किसी हिस्ट्री में नहीं है। और भागलपुर जहाँ यादवों की आबादी बहुत अच्छी है और मुसलमानों की भी आबादी है, वहाँ तो बहुत बड़ा दंगा हुआ। तो ये प्रोपेगेंडा आंकड़ों के हिसाब से सही नहीं बैठता है। भागलपुर का दंगा भारत के इतिहास में एक बहुत मील का पत्थर है, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार जब गई तो दोबारा आई नहीं, उसका भी एक असर रहा। दूसरी बात ये कि पिछले 30-35 सालों में मुसलमानों का विलिफिकेशन हो रहा है, उनको बदनाम करने की सुनियोजित तरीके से बहुत मेहनत की गई और उसमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। और जब से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और संभवतः इसका असर इस चुनाव में सीमांचल के इलाकों में भी पड़ सकता है अगर वोट का ध्रुवीकरण होता है तो। इसमें एक तीसरा कोण जो आ गया है, जो SDPI और MIM की जैसी पार्टियां हैं। जैसा गालिब साहब कह रहे हैं कि संभवतः जो नौजवान तबका है मुसलमानों का वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक चीज़ है कि मुसलमानों के अंदर ये एहसास कमतरी है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हमारी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं होता है जो डट के जवाब दे सके, और उनको ये रिफ्लेक्शन MIM में ओवैसी में दिखाई देता है। तो इसका असर हो सकता है चुनाव पर पड़े, ये यहाँ बैठे बताया नहीं जा सकता। बिल्कुल, कई लोग जो सीमांचल में घूम रहे हैं कह रहे हैं कि जैसे एक बार तो आप देखेंगे कि सीमांचल में AIMIM जैसी पार्टी का जीत जाना, तो जहाँ वो मुसलमानों की आपने कहा कि 67% आबादी जहाँ बहुमत है, तो वहाँ एक इस तरह का फैनेटिक संगठन जीत जाना, मतलब ये लोग भी अब सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ माइनॉरिटी में है वहाँ सेकुलर पार्टी चाहिए, जहाँ आप मेजॉरिटी में है वहाँ आपको फैनेटिक संगठन चाहिए। ये क्या अंतर्विरोध नहीं है? पहले तो ऐसा नहीं था, किशनगंज से तो हमेशा कांग्रेस जीतती रही है। ये तो अब हुआ है जब वोटों का ध्रुवीकरण करना शुरू किया गया है, तो वो ध्रुवीकरण मुसलमानों की तरफ भी हो रहा है। कुछ पार्टियां जो हैं वो उसका लाभ उठा रही हैं। तो क्या ये भाजपा के ही नैरेटिव में नहीं ट्रैप हो जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। भाजपा के ये बिगर प्लान का ये एक हिस्सा है, और पूरी उम्मीद है कि भाजपा ऐसा होने देगी जो कि उनके लार्जर गोल को सपोर्ट करेगी। जब भी ऐसा होगा कि जो मुस्लिमों की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं उनको मुसलमान सपोर्ट करेंगे, तो इसको भाजपा को फ़ायदा होना ही होना है। साथ ही ये जानना चाहेंगे, ये जो बात भारतीय जनता पार्टी की तरह से राजनीतिक तरह सामाजिक तौर पर फैलाई जाती है कि मुसलमान एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना शरीयत को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, ये जो है इसको इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। जैसा कि मेरा मानना है कि मुसलमानों का जो मज़हब है उसके अंदर कुछ यूनिक बातें हैं जो उनको बाकी मज़हबों से अलग करती हैं। हर मज़हब की अपनी कुछ यूनिक बातें होती हैं। मुसलमानों की एक यूनिक बात यह है कि उनका अपना एक सोशल सिस्टम है जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी है मौजूद है। यही उनको अक्सर कई जगह पर कन्फ्लिक्ट में ले आती है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इसको कन्फ्लिक्ट के बजाय कंसेंसस में दिखाया है। जैसे डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया हैं, जिनके इंतकाल हो गया 4-5 साल पहले। उनके
पुत्र हैं जो कि द वीक मैगज़ीन अमेरिका में चलती है उसके एडिटर हैं। इन लोगों ने, इसके अलावा फ़िलिस्तीन के एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं एडवर्ड सईद, उन्होंने भी कई बातें लिखी हैं जिसमें वो बताते हैं कि इस्लाम जो है कंसेंसस में रह सकता है, जी सकता है, मिल करके रह सकता है, लेकिन उसकी जो कुछ यूनिकनेस है उसको एड्रेस किया जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये आपसे जानना चाहते हैं गालिब जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, एक बात अभी देखा गया बिहार में कि कई मुसलमानों के केरल की पार्टी है एसडीपीआई, इस तरह के एआईएमआईएम जो मुस्लिम हितों की मतलब नुमाइंदगी की बात करती हैं, या केरल में जो वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है उसके बहुत खिलाफ हैं, यहाँ वो आरजेडी लेफ्ट का जो कॉम्बिनेशन हुआ है इसके खिलाफ वो मुसलमानों को चाहते हैं कि इस गठबंधन की, ये कौन सी राजनीति, क्या ये भाजपा के बिगर प्लान का हिस्सा है या फिर एक कुछ जेन्युइन कंसर्न है जिसको ये लोग एड्रेस करना चाहते हैं? सरफराज ने कहा, मैं उनसे एग्री करता हूँ कि बीजेपी के लार्जर प्लान का एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बिहार सूबा की कुछ अपनी रवायतें भी हैं, अपने हेरिटेज भी हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब या कंपोजिट कल्चर की ज़मीन है और वो स्पिरिट इस इलेक्शन में देखा जा सकता है। अब रहा कि साउथ की केरला की कबूतें हैं जो कुछ जमायतें आ गई हैं, या ओवैसी भी तो हैदराबाद से हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की रवायत को, यहाँ के कंपोजिट कल्चर को क्या बोलते हैं वो तार कर देंगे। मुझे तो ये लगता है कि चाहे वो एसपीडी की जमात आई हो या एमआईएम ओवैसी की पार्टी हो, वो बिहार में बहुत कुछ हासिल करने नहीं जा रहे हैं। बिहार की आवाम इस बार एक तरीके से वो उसने अपना जहन बना लिया है कि हमने जो लॉकडाउन में झेला है, हमारे बच्चों की नौकरियां चली गई हैं, हमको लाठियां पड़ी हैं लॉकडाउन में, हम ठेला मान लीजिए कि पूर्वांचल की भी बात करें तो वहाँ जो सब्जी बेचने वाले हैं वो कौन है, वहाँ चाय की दुकान करने वाले कौन हैं, वहाँ फुटपाथ पर क्या बोलते हैं ठेला चलाने वाले कौन हैं, वहाँ मजदूर कौन है। और उन सारे लोगों ने लॉकडाउन के में जुल्मों को देखा है, पुलिस की गोलियां खाई हैं, पुलिस के डंडे ये हैं, और उन्होंने क्या बोलते हैं ये एनआरसी पे क्या बोलते हैं एक 3 महीने का एक बड़ा मोबिलाइजेशन किया है अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में। बिहार में अगर एनआरसी की हम बात करें कि मुखालफत का, तो सबसे बड़ी मीटिंग जो हुई, पहली मीटिंग हुई क्या बोलते हैं मास मीटिंग हुई, वो कटिहार में हुई। तो इन सब चीज़ों को एक लार्जर, इसमें वो बीजेपी का एक लार्जर एजेंडा हो सकता है, और वैसे तो बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं। आज पप्पू यादव उन्हीं के एजेंडे पर काम करते हैं, मायावती किसकी हैं। तो एक लार्जर इसमें आज का जो वोटर है, वोट देने के पहले वो इस बातों को समझता है, सोचता है, तब भी वोट आइए नज़र आएगा 10 तारीख को। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि जैसा कि सरफराज जी ने और गालिब जी ने दोनों ने इस बात को इस मत का समर्थन किया कि, और बिल्कुल सही कहा गालिब जी ने कि बिहार में खास करके मुसलमानों की एक जो गंगा जमुनी तहजीब की जो विरासत है या अपनी जो एक रवायत है, बाहर से आने वाली जो एआईएमआईएम या दूसरी जो तंजीमें हैं वो उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी, और मुस्लिम पहचान के इर्द गिर्द बुनी जाने वाली राजनीति के बजाय बड़ा सवाल, नागरिक सवालों से जुड़े सवाल प्रमुख होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पटना से अनीश अंकुर।